देखो वर्ण विचार पढ़ना है, क्या चीज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोग्राफी, लेकिन इंग्लिश से हम लोग कुछ लेना देना नहीं है, हिंदी पढ़ना है। वर्ण विचार, इसमें वर्ण पर हमें विचार करना है। तो सबसे पहले बताओ कि वर्ण जो है किसको कहा जाता है, वर्ण किसे कहा जाएगा, जोर से बोलो। हाँ, मतलब कि वर्ण जो है ऐसा ध्वनि है एक तरह से जिसका खंड या टुकड़ा, मतलब कि उसको और छोटे भागों में हम नहीं बांट सकेंगे। तो इसको लिख लो कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, चाहे नहीं किया जा सकता है ना, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाएगा, जिस मूल ध्वनि का, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्ण बोलेंगे। समझ में? अब बताओ एग्जाम्पल के लिए कौन सा ऐसा मूल ध्वनि है जिसको खंड या टुकड़ा नहीं करेंगे। इसे मान हम लीजिए अ, तो अ को तो और छोटे भागों में नहीं बांटेंगे, बोलो बांटोगे अ को, आ को, ई को, ई सब क्या है कि इसको हम और छोटे भागों में नहीं बांटेंगे। हाँ, हालांकि ऐसे है कि आ के लिए हम क्या करते हैं, अ प्लस अ लिखेंगे अलग। अब देखो और व्यंजन में आएंगे, जैसे ख, तो ये क्या है ख, इसको दो भागों में बांटेंगे। ख के लिए हम क्या लिख लेंगे, ख हलन प्लस अ। तो इस तरह से जो है ये क्या हो जाएगा, मूल ध्वनि, मतलब कि जो ख है ये मूल ध्वनि नहीं है, मूल ध्वनि में क्या आ जाएगा, इसको ख हलंत लिखेंगे तो ये मूल ध्वनि बन जाएगा। अब यहां देखेंगे कि वर्ण समझ में आ गया कि वर्ण क्या है। तो वर्ण सबसे छोटा मूल ध्वनि का टुकड़ा है जिसको हम और छोटे भागों में नहीं बांटेंगे। अब देखोगे वर्ण, इसके बाद इसके समूह, तो पूरे वर्ण जो है, वर्ण के समूह का भी एक नाम दिया जाएगा। तो वर्ण के समूह का क्या नाम दिया जाएगा, क्या होगा, उसको वर्णमाला कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, वर्णमाला। तो इस तरह से सिंपल मालूम चल गया ना बेटा, तो इसको है, लेकिन तो साथ साथ लिखो, देखो वर्णमाला आएगा। क्या आएगा, वर्णमाला। इसको इंग्लिश में हम अल्फाबेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अल्फाबेट, लेकिन ये वर्णमाला है। वर्णमाला क्या मतलब होगा, क्या कहा जाएगा वर्णमाला, किसको, हाँ, माला के मतलब समूह। हिंदी में यहाँ पर माला के मतलब हम क्या लगाएंगे, समूह। इसका मतलब कि वर्णों के समूह को क्या कहा जाएगा, वर्णमाला कहा जाएगा। ये सिंपल है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। इतना में कुछ पूछना है, बताना है। तो इंग्लिश में तुम सभी लोगों को मालूम है कि अल्फाबेट का है, इंग्लिश में अल्फाबेट का है 26 गो है, लेकिन यही हिंदी में बात करेंगे वर्णमाला के लिए। तो हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है, तो सब मिला करके 52 है। तो लिखोगे वर्णमाला की संख्या, मतलब हिंदी में यहां लिखोगे, हिंदी में वर्णमाला की कुल संख्या, कुल संख्या क्या है हिंदी में 52, यानी कि 52 गो है। समझ में है ना, 52 गो। अब देखोगे कि ये 52 गो जो है, ये 52 गो में से कौन कौन मिला करके, सब मिला करके देखोगे वर्णमाला क्या क्या है। तो सबसे पहले अ, तो अ में देखेंगे कि कै गो है, अनुस्वार और विसर्ग को छोड़ के 11 गो, कै गो, तो देखोगे लिखोगे क्या क्या चीज, कलर चेंज से लिखते हैं अ, आ, इसके बाद छोटी बड़ी, कै गो हुआ, 4 गो। इसके बाद
उ बड़ा उ री, ए ओ औ। कई गो हो गया? 4 गो, 4 गो 8 गो और फिर 3 गो 11 गो। समझ में आया? तो ये कै गो हो गया? 11 गो। ध्यान रखोगे, गिनते भी चलोगे। इसके बाद आएगा, इसको अनुस्वार बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? ये जो अंग है जिसको हम अंग कहते हैं, ये क्या है? इसको अनुस्वार बोला जाएगा। ठीक। और इसके बाद अनुस्वार के बाद इसी में आता है विसर्ग, जिसको हम अयोगवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक आता है विसर्ग, जिसको हम अह कहते हैं। क्या कहते हैं? अह। इसका नाम क्या है? विसर्ग बोला जाएगा। हाँ, ये अनुस्वार है और ये क्या है? विसर्ग है। ये दोनों को क्या बोला जाएगा? अयोगवाह। क्या बोला जाएगा? हाँ। और अयोगवाहों की संख्या कै गो हो जाएगा? अयोगवाह की संख्या 2 गो, 11 गए अयोगवाह। एगो अनुस्वार, एगो विसर्ग, इस संख्या कै हो गया? 2 गो। इसके बाद देखोगे, जिससे क ख ग घ आता है, तो देखोगे कि कलर क से लेकर के अंगा तक, ठीक, च से लेके यहाँ तक, फिर ट से लेके अड़ा तक, त से लेकर के न तक, और फिर प से म तक। इकाई का हो गया टोटल 25 गो। 5 5 10 5 15 5 25 5 25 मतलब 20 5 25 30 रहे, तो 25 गो हो गया। ठीक। ये 25 गो का क्या नाम है? इस 25 गो को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ये स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन का मतलब जिसका उच्चारण करेंगे ना, ये 25 का, ये हमारे मुंह के कोई ना कोई इंद्रियों को टच करते हुए निकलेगा, स्पर्श करके निकलेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे य र ल व आता है सब किसी को, तो देखोगे य र ल व कै गो है? 4 गो है। और ये चारों का नाम है अंतःस्थ व्यंजन। क्या है ये? अंतःस्थ व्यंजन। मतलब ये जो व्यंजन है, ये केवल आंतरिक इंद्रियों से ही, मतलब जीभ और दांत से ही मिल करके निकलेगा। इसको अंतःस्थ व्यंजन बोलेंगे। य र ल व पढ़ोगे ना, ये केवल भीतर ही आवाज रहेगा, बाहर नहीं फेंकोगे। इसके बाद आएगा उस व्यंजन। उससे में आएगा तालब स, मूर्धन स, दंत स, ह। ये कै गो है? 4 गो है। इसको क्या बोला जाएगा? उस व्यंजन। क्या बोला जाएगा? उस व्यंजन। ये जब पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे अंदर से गर्म हवा निकलेगा, गर्म, मुंह में से गर्म हवा। समझ में ना? स 3 गो स है तो भी हीट आवाज निकलेगा। हाँ बोलोगे उसमें भी हीट आवाज आएगा। इसकी भी कुल संख्या क्या है उस व्यंजन की? 4 गो। इसके बाद आता है ह के बाद छ, त्र, ज्ञ, और एक इसके लिए अपने से आता है स्र। क्या आता है? स्र। ये जो है इसको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। और इसकी भी संख्या 4 गो है। कै गो है? और ये है संयुक्त व्यंजन। इतना समझ में आया है? ये सभी वर्णमाला है, कुल 52 गो है ना, तो यह सब 52 को देखोगे कि क्या क्या है। इसके बाद हिंदी का ना 2 गो अपना र होता है, जो कि अपना व्यंजन बोला जाता है, और इसका नाम सभी लोगों ने सुना है और देखा भी है। इस तरह से एक बोले जाते अंगा, अंगा के लिए जो र होता है, इस तरह से टठड़ र वाला र बोला जाएगा। और इसके बाद एक होता है पढ़ाई में जो लिखा जाता है ढ दे करके र, ये र। ये हिंदी के अपना 2 गो व्यंजन है। क्या है? कह गए? ये हिंदी का अपना 2 गो व्यंजन है। अब देखोगे ना, तो वर्णमाला में कुल कै गो वर्ण आता है? 52 गो। तो 52 गो देखोगे, 11 गो यहाँ है, फिर अनुस्वार और विसर्ग जो कि अयोगवाह रूप में आता है 2 गो। तो कै गो हो गए? 11 और 2 13। फिर 13 के बाद ये 25,
स्पर्श व्यंजन 13 और 25 जोड़ोगे तो क्या हो गया 38। 38 के बाद फिर ये देखो अंतस्थ व्यंजन 4 को, उस व्यंजन 4 को और संयुक्त व्यंजन 4 को, तो 12 को क्या हो गया 38 और 12 50। और फिर यहाँ पर हिंदी के अपना 2 को व्यंजन, ये हो गया 50, 50 2 52। तो 52 को जो है ये वर्ण के समूह मिल गया जो वर्णमाला होगा। इसको अब नोट कर लो ठीक से तभी। तो इस तरह से यहाँ वर्ण समझ में आया। तो अब वर्णमाला आ गया, वर्ण। अब देखोगे इसका कुछ ना कुछ भेद होगा ना। इतना जब हम लोग पढ़े तो इस सभी को तो एक टाइप में रखा नहीं जाएगा, इसको कोई ना कोई भेद है। तो इसके भेद को देखोगे कि वर्ण के भेद कै गो होता है। तो वर्ण कै प्रकार के होता है 2 प्रकार के। कौन कौन? जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वॉवेल बोला जाएगा। तो हिंदी से हम इंग्लिश से हम लोग को कोनो नाता नहीं रखना है। अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में देखेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण कई प्रकार के होगा 2 तरह के। कौन कौन? एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। एक इसमें जो एकदम आजाद होगा, जो किसी के अंडर में नहीं रहेगा, और एक जो गुलाम होगा वो बिना इसकी सहायता के चलेगा ही नहीं। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मतलब कि स्वर वर्ण जो है ये स्वतंत्र इसका उच्चारण होगा, इसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं होगा। और यही व्यंजन वर्ण ये गुलाम की तरह होगा, ये बिना स्वर की सहायता के चलने वाला ही नहीं होगा। समझ में आया? इसको नोट कर लो। अब इसमें फर्स्ट वाला टॉपिक डालोगे स्वर वर्ण। ये स्वर वर्ण क्या है डालो। स्वर वर्ण क्या है टॉपिक? स्वर वर्ण। बताओ तो स्वर वर्ण किसको कहा जाता है? स्वर वर्ण किसको कहा जाता है? अभी तो बताया, इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं है। तो लिखोगे वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः या फिर स्वयं या स्वयं हो। हाँ, वैसा वर्ण नहीं लिखे हैं, लिख लो। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः या फिर स्वयं हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जितना, और इसकी संख्या का है 11 गो है। मतलब कि अ आ हर्षई दीर्घई छोटी उ बड़ी उ, समझ आ रहा ना? तो ये लिखोगे, इसकी संख्या का है 11 गो। अ आ छोटी ई यानी कि हर्षई दीर्घई उ, फिर बड़ा उ, री, ए ओ ओ, ये कै गो है 11 गो है। यानी कि स्वरों की कुल संख्या मिलाएंगे तो कै गो है 11 गो है। और ये जो है इसकी संख्या से ही व्यंजन जो है उसका उच्चारण होगा। लिखो, कब लिखोगे? लिख लिया तो ठीक है भाई, मारेंगे एक तबला मोड़ जाएगा। लिखो, फिर से लिखो। स्वर वर्ण पढ़ रहा है कि नहीं? अलग उदवर्ण में न पढ़ा सब। क्या दिमाग लगा रहा है 1 रुपया वाला। अब देखो, सुनो, याद देखोगे ना, री को स्वर नहीं मानते। मतलब कुछ ऐसे व्याकरण, मतलब कि कुछ ऐसे हिंदी के वैज्ञानिक हैं जो कि री को स्वर नहीं मानते हैं। कौन? कुछ हिंदी वैज्ञानिक जो है इसको क्या मानते हैं? व्याकरण जो है वो इसको री को स्वर नहीं मानते हैं। और उनका कहना यह है कि री जैसा होता है। ये जो री है, अ वाला री, ये किस तरह से होता है? इस री के जैसा होता है, ठीक। लेकिन मात्रा की दृष्टि से री स्वर है। मतलब कि व्याकरण की दृष्टि से क्या चीज? व्याकरण की दृष्टि से ये स्वर नहीं है, ये मात्रा की दृष्टि से क्या है?
स्वर है। यहाँ दोनों चीज समझ में आया? मतलब कि व्याकरण की दृष्टि से ये री स्वर नहीं बोला जाता है, मात्रा की दृष्टि से इसको री को स्वर मानना होता है। ठीक, इसके बाद देखोगे दूसरा, मिटा दें, और इसमें आता है ये अनुस्वार और ये आता है विसर्ग। ये क्या है? अनुस्वार है, क्या है? और ये क्या है? विसर्ग है। हालांकि ये जो दोनों है, इन दोनों को स्वर नहीं माना जाता है। क्या चीज? ये दोनों ना तो स्वर है और न ही व्यंजन है। मतलब ये स्वर और व्यंजन ये दोनों में से कोई भी नहीं है। इसको अयुग्वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अयुग्वाह कहा जाता है। यानी कि अयुग्वाह की संख्या कितनी है? 2 है। समझ में है ना? अनुस्वार और विसर्ग को ना तो स्वर कहा जाता है और ना ही व्यंजन कहा जाता है, इसको अयुग्वाह कहा जाता है। समझ में आया? इसके बाद देखेंगे कि जो इस तरह से लिखा जाएगा, इसको इस तरह से लिखा जाता है ना, तो इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ, इसका नाम क्या बताया अभी? इसको चंद्राकार कहा जाता है। क्या? चंद्राकार। और इसका जो प्रयोग है ना, इंग्लिश के शब्द को लिखने में काम आता है। कौन चीज में? इंग्लिश के शब्द को लिखने में काम लिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताओ, क्या चीज? इसका एग्जाम्पल बताओ कि कौन चीज में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो हमें लिखना है ऑफिस, इस तरह से लिखा था है ना, या फिर ऑफसेट, तो इस तरह से लिखेंगे ऑफसेट। चाहे डॉक्टर, मतलब समझ में है ना? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका उपयोग करेंगे, यानी कि चंद्राकार का। इसके बाद देखोगे स्वर वर्ण के भेद, मिटा दे इसको ना, लिख लो एग्जाम्पल सही। अब इसका भेद देखोगे, ये जो स्वर वर्ण है इसका भेद कै गो होता है, कितने प्रकार के होता है, और इसको कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन चीज के आधार पर बांटा गया है, तो इसको फिर हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। का इसको इतना ही रहने दे।